डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हम समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक तरह से जो नियम हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है संविधान। जैसे अगर हम किसी गेम की बात करते हैं, खेल की बात करते हैं, तो हर खेल के अपने नियम होते हैं जो दूसरे गेम से उस खेल को अलग करता है। अगर वो नियम ना हो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल सभी के नियम होते हैं, लेकिन सभी के क्या एक ही जैसे नियम होते हैं? नहीं, उनके नियम अलग होते हैं और वो नियम एक खेल को दूसरे खेल से अलग करते हैं, उनकी विशेषता बना देते हैं। तो ऐसे जो नियम होते हैं वो रिटन में भी हो सकते हैं और बिना रिटन में भी हो सकते हैं, ओरली भी हो सकते हैं। उन नियमों को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब चूंकि ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हमारे भारत का संविधान, भारत के रूल्स, भारत के नियम क्या हैं, इंडिया के नियम क्या हैं। अगर उसको डिफाइन करें तो एक लाइन में हम कह सकते हैं, अ रिटन डॉक्यूमेंट विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं पर लिखित दस्तावेज जो कि कुछ नियम्स को समेटे हुए हैं वो हमारा संविधान कहलाता है। अब देखिए क्या होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है? तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ने की सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमें पता लगता है कि हमारे रूल्स क्या हैं, किस तरह से हमको काम करना है। वी नो आवर रूल्स टू फॉलो। दूसरी बात क्या होती है? द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ कि पॉलिटिकल सिस्टम वहां क्या है, किस तरह से वहां पर राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं, किस तरह से वहां पर देश को चलाया जाता है, ये भी डिफाइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, कि डेमोक्रेटिक होता है या किसी और तरह का भी हो सकता है, मोनार्की भी हो सकता है या नहीं? तो ये समझ लेने की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह का हो सकता है। वो मोनार्की भी हो सकता है, मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, और वो डेमोक्रेटिक भी हो सकता है। तो ये दोनों जगह रूल्स तो दोनों जगह होंगे ना, सिंपल सी बात है। In 1934, the Indian National Congress made the demand for a constituent assembly during the Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक डिमांड उठाई कि हमारे यहाँ भारत में भी एक अलग संविधान होना चाहिए, एक स्वतंत्र संविधान होना चाहिए। और ये बात थी 1934 की, ये केवल उस समय डिमांड उठाई गई थी।
और दिसंबर 1946 टू 1949 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। और उसके बाद 1946 में ये शुरुआत कर दी गई इसको, और ये 1949 तक इसको बनाकर तैयार किया गया कि किस तरह से हमारा देश चलेगा, हमारे देश के लिए कानून क्या होंगे, नियम क्या होंगे, ये चीज़ें। यहाँ आपके चैप्टर में नेपाल का थोड़ा सा ब्यौरा दिया गया है, तो मैं वो भी बताना चाहूँगा। नेपाल वाज अ मोनार्की, पहले ये 90 तक कोई वहाँ पर परेशानी नहीं थी। मोनार्की राजतंत्र चल रहा था, एक राजा आता था, फिर उसकी जो काउंसिल थी, मंत्रिमंडल, राजा और मंत्रिमंडल अपने आप में सक्षम थे किसी निर्णय को लेने के लिए। वहाँ जनता से कोई लेना देना नहीं था। जनता क्या चाहती है, पब्लिक क्या चाहती है, ये एक अलग बात है, लेकिन वो अपने हिसाब से देश को चला रहे थे। लेकिन विरोध शुरू हो गया, धीरे धीरे विरोध शुरू हो गया। विरोध शुरू होने के बाद 1990 से आम जनता में एक नया जोश पैदा हुआ और उन्होंने सोचा क्यों ना हमारे देश में राजतंत्र की बजाय लोकतंत्र हो। उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया, अपनी मांग रखनी शुरू की, और 2006 तक पीपल, लोगों को, वहाँ की जो आम जनता थी, जो सिटीजन्स थे वहाँ के, अपना उनका संघर्ष कारगर हुआ। और 2006 में उन्होंने राजा की जो पावर थी, जो किंग की पावर्स थी वहाँ पर, उनको ख़त्म करने में सफलता पाई। यानी कि उनको एक लोकतंत्र शासन मिलने जा रहा था, मिल चुका था। वहाँ का जो नेपाल का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो 2007 में बनाया गया था। तो ये नेपाल की बात की कि पहले किस तरह से वहाँ पर जो है पहले मोनार्की सिस्टम था और उसके बाद में डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया। दूसरी चीज़ ये होता है किस तरह से हम अपने को चुनते, किस तरह से हैं, इसको क्या करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है या सारी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें कैसे बनती हैं, या फिर हमारे जो है डेमोक्रेटिक कंट्री चलता कैसे है। तो ये देखिए, इन डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पर क्या होता है, 18 साल से ज़्यादा के लोग, 18 साल और 18 साल से ज़्यादा के लोग वोट डालते हैं। आपने देखा होगा, आपकी बुक में दिया है, पिछले क्लासेस की बुक्स में भी जो है कुछ एक दिन ऐसा आया था कि सबको वोट कास्ट करना था और वहाँ पर वोट डाल रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, वोट डाल रहे हैं। वहाँ पर सब लोग एक जैसे हैं, चाहे कोई लाला जी हो, चाहे नेताजी हो, चाहे कोई और हो, चाहे गरीब महिला हो जो घरों में काम कर रही हो, सब एक लाइन में लगकर ही वोट डालते हैं वहाँ पर। तो इससे क्या होता है कि ना, वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि नहीं, ये जो हमारे नियम है ना पूरे देश में, वो सबके लिए बराबर हैं। आज सभी एक लाइन में खड़े हुए हैं। तो ये वोट डालने से क्या होता है कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। प्रतिनिधियों को चुनने के साथ क्या होता है कि वो हमारे प्रतिनिधि जाकर राज्यसभा में, संसद भवन में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं और हमारे लिए वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हमारे तरफ, सारे लोगों की तरफ से एक व्यक्ति चुन के जाता है हमारे क्षेत्र का, जिसे विधायक भी कहते हैं, सांसद भी कहते हैं। तो ये लोग चुन के जाते हैं। इसी तरह से लोकल बॉडीज़ में आ जाएं, नीचे की बात में आ जाएं, तो ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं, और जो है इस तरह से कई जो है प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो इस तरह से स्टेज हैं, ग्राम पंचायत का अलग है, जिला पंचायत का अलग है, विधायक का अलग है, और हमारे सांसद का अलग है। तो इस तरह से चुना जाता है, और चुना जाने के बाद में हमारे ये प्रतिनिधि वहाँ पहुँचते हैं और जो हमारी बात को, हमारे मुद्दों को उठाते हैं। तो ऐसे देश को जहाँ पर हम लोग किसी अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं और वो हमारी बात को कहे, वहाँ पर जाकर हमारी जो समस्याएं हैं उनको बताए ताकि उन पर कानून बन सके, तो उनको हम चुनते हैं और चुनने के बाद वो हमारे नेता होते हैं या प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो ऐसा देश जहाँ खुद जनता चुन रही है और चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेज रही है,
तो वो देश डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है, यानी कि प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक देश कहलाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि अब जैसे मान लीजिए हमने अपने प्रतिनिधि को चुना, लीडर को चुना, तो वो हमारे किस काम के लिए होता है कि हमारी समस्याओं को समझे, हमें सुविधा दिलाए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपकी इस बुक में दिया गया है, वो सत्य बात है कि कभी कभी हमारे लीडर्स उस पावर का जो उनको मिल रही होती है उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। किस तरह से? एक उदाहरण के लिए समझिए कि किसी पर एफआईआर हो जाती है और एफआईआर होने पर वहां पर पुलिस उसको जो है पकड़ के ले आती है थाने में, और वहां क्या होता है कि किसी को मारा पीटा है उसने या कुछ किया है, इस वजह से उस पर एफआईआर होती है, उसको पुलिस पकड़ के ले आती है। लेकिन तभी नेताजी वहाँ पहुँचते हैं और नेताजी क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती फोर्स बनाते हैं कि इसको छोड़िए, हम तो विधायक जी हैं, हम तो संसद भवन से हैं, यानी कि सांसद हैं, इनको छोड़िए। पुलिस को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो ये क्या है? ये मिसयूज होता है पावर्स का, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब देखिए क्या है, जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लास का एक सीन दिया है, स्टोरी बोर्ड दी गई है आपकी बुक में, और उसमें एक सुरेश नाम का व्यक्ति है, बच्चा है जो क्लास में पढ़ता है। मैडम क्लास से बाहर जा रही होती हैं, कुछ काम से कहती हैं, बेटा सुरेश, वो थोड़ा दबंग टाइप का है, उससे कह के जाती हैं क्लास में कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो उसको जिम्मेदारी सौंप के चली जाती हैं बाहर। जब वो चली जाती हैं बाहर तो वो वहाँ पर सबको परेशान करता है, पूरी क्लास को। कौन? सुरेश। और जब मैडम लौट के आती हैं, मैडम पूछती है सुरेश क्या हो रहा है ये, तो वो बोल देता है कि मैम ये अनिल जो है ना, ये बड़ा मक्कारी कर रहा है, बहुत देर से शोर कर रहा है। अब क्या होता है, अनिल ने बेचारे ने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल कुछ नहीं किया है, लेकिन वो फंस जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सुरेश के पास जो थी पावर थी, उसने अपनी पावर का मिसयूज करके अनिल को फंसा दिया, जबकि मक्कारी वही कर रहा था। उसको काम क्या दिया गया था कि क्लास में गदर ना हो, शोर ना हो, इस चीज़ का। तो इस तरह से पावर्स का मिसयूज भी हो जाता है। दूसरा हमारा एक और फंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ डेमोक्रेसी is to ensure that the dominant group does not use its power against other। ऐसा भी होता है, जैसे कि मान लीजिए एक और स्टोरी बोर्ड दिया है आपके चैप्टर में, उस स्टोरी बोर्ड में ये बताया गया है कि लड़कियां और लड़के लंच के टाइम बाहर आते हैं और दोनों खेलना चाहते हैं अपने अपने गेम। गर्ल्स कह रही हैं कि हम तो जो है बास्केटबॉल खेलेंगे, और बॉयज़ कह रहे हैं हम तो क्रिकेट खेलेंगे। अब चूंकि प्लेग्राउंड एक ही होगा, इस वजह से दोनों नहीं खेल सकते साथ साथ। तो क्या होता है कि मैडम से उसमें फैसला कराया जाता है कि मैडम आप ही बताइए कौन खेले, लड़के खेलेंगे कि लड़कियां खेलेंगी। तो मैडम कह देती हैं बॉयज़ ज़्यादा हैं, इसलिए बॉयज़ के पक्ष में ये फैसला कर देती हैं, और गर्ल्स को अपना मन मार के रह जाना पड़ता है, उनको खेलने को नहीं मिलता है। बॉयज़ हर बार में यही हो रहा था, पहले भी यही हो रहा था, कोई तरीका ही नहीं है कि बॉयज़ ज़्यादा है इसलिए बॉयज़ क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां आप अपना मन मार के बैठ जाओ, आप नहीं खेलेंगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी है कि किसी कम पावर वाले पर, माइनॉरिटी पर, अल्पसंख्यक लोगों पर बहुसंख्यक लोग, जो मेजॉरिटी के लोग हैं, वो अपना दबाव ना बनाए रखें, इसलिए नियम बनाए गए हैं। इसके तहत कोई एक दूसरे के अधिकारों को क्षति नहीं पहुंचा सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक स्टोरी है शबनम की आपके इसी चैप्टर में। शबनम की स्टोरी में क्या है कि शबनम के टेस्ट होने हैं, 2 सब्जेक्ट के टेस्ट होने हैं, और वो टेस्ट में कल टेस्ट हैं, लेकिन उसका फेवरेट कोई जो है प्रोग्राम टीवी पर आ रहा है, घर के सारे सदस्य उसको देख रहे हैं, उसका भी मन कर रहा है मैं भी इसको देखूं। अब चूंकि वो देख रहे हैं तो शबनम को भी लग रहा है मैं देखूं, लेकिन शबनम उसको नहीं देख पा रही है। क्यों? क्योंकि शबनम को पता है कल टेस्ट है, अगर वो टेस्ट के लिए तैयारी नहीं करेगी तो उसके मार्किंग में अंतर आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा।
डांट भी लगेगी स्कूल में। तो क्या होता है, आप कौन सा बीच का रास्ता निकाला जाए कि उस प्रोग्राम को देखा जाए या स्टडी की जाए। अब ये होता है कि उसकी मदर पूछती है उससे कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, तो वो बताती है कि आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये मेरा भी फेवरेट प्रोग्राम है और कल पेपर भी हैं, टेस्ट भी हैं, तो मैं उसको पहले कर लूँ या इसको करूं, अब आप देख रहे हैं तो मेरा भी मन हो रहा है। तो उसके मदर और बाकी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो एक बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, हम भी आज इस प्रोग्राम को कैंसिल करते हैं, कल तुम्हारा प्रोग्राम, कल तुम्हारे टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ये भी रूल बनाता है कि कब कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को हमें अप्लाई करना चाहिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 300 के आसपास मेंबर्स थे, बहुत सारे मेंबर्स हो गए ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को बनाने के लिए जो लोग चुने गए थे वो 300 लोग चुने गए थे और इसमें जो है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो थे वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है कहीं पर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे बाबा भीमराव अंबेडकर। अब देखिए इसमें जो है हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है। विशेषताओं से मतलब है की फीचर्स। की फीचर्स यानी कि विशेषताएं, स्पेशलिटी। हर चीज की अपनी विशेषताएं होती हैं। इसी तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की भी, भारतीय संविधान की भी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर है, हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म। हमारे जो संविधान है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले उसकी विशेषता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? इसका मतलब है संघवाद। इस संघवाद क्या है? फेडरलिज्म है क्या? अगर हिंदी में बात करें संघवाद, तो संघवाद क्या है? इंग्लिश में फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर पूरा जो है देश का जो कानून है वो कई भागों में बांट दिया गया है, मतलब कई लेवल पर वो काम करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें तो वो स्टेट लेवल पर भी है, बात करें तो वो सेंट्रल लेवल पर भी है, बात करें तो वो विलेज लेवल पर भी है, बात करें तो वो ब्लॉक लेवल पर भी है। यानी कि इतनी सारी जगह पर से कानून, हमारा जो नियम कानून है वो प्रसारित हो रहे हैं, जिनको चलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये सब मिलकर काम करते हैं, यही चीज़ संघवाद कहलाती है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा इसकी जो है की फीचर है, विशेषता है पार्लियामेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की फॉर्म कैसी? पार्लियामेंट। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ प्रतिनिधियों को चुना जाता है, लीडर्स आर इलेक्टेड, रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स, which are the citizens, who are the citizens in our India and they have completed the age of 18 years। तो वो होते हैं वोटर्स।
तो ऐसे लोग वोटर्स जो हैं वो चुनकर भेजते हैं हमारे प्रतिनिधियों को। प्रतिनिधि क्या करते हैं, जाते हैं पार्लियामेंट में, विधानमंडल में, और जाकर वहाँ पर नियम बनाते हैं। तो हमारे देश की सरकार क्या है, पार्लियामेंट की है। मतलब एक तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट वर्ड, यानी कि यहाँ लोगों की सरकार है। दूसरा है थर्ड नंबर, तीसरा नंबर है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या है, पावर्स जो हैं हमारी 3 जगह डिवाइड कर दी गई हैं। एक होता है हमारा लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है हमारा जुडिशरी। इस तरह से द पावर्स आर सेपरेटेड इन द 3 टॉपिक्स। लेजिस्लेचर मीन्स दिस इज विधानमंडल, एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, और जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। 3 जगह हमारी जो है सेपरेशन कर दी गई पावर्स की, पावर को सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। लेजिस्लेचर से कह दिया गया, विधानमंडल से, कि भाई आपको कानून बनाने हैं, लॉज बनाने हैं, जो भी देश के हित में है वो लॉज आपको बनाने हैं। एग्जीक्यूटिव का काम ये हो गया, इसको कहते हैं शासन, और ये हो गया प्रशासन। प्रशासन क्या काम है कि भाई जो लॉज हमने बनाए हैं उनको आपको फॉलो कराना है, इम्प्लीमेंट द लॉज। इनका काम हो गया कि भाई जो कानून बनाए हैं विधानसभा ने वो आप वहां पर पालन कराएंगे। जुडिशरी, जुडिशरी न्यायपालिका हो गई। ये क्या करेंगे कि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है इन दोनों के स्तर से, तो ये न्यायपालिका उसका फैसला करेगी कि नहीं भाई ये आपने गलत कर दिया, इस तरह से ये गलत नहीं होना चाहिए। कहीं पर कोई नागरिक को कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई राज्य को प्रॉब्लम है, कहीं विधानमंडल में कोई गड़बड़ कर रहे हैं, तो इन सब को मिलाकर सबसे ऊपर है हमारी न्यायपालिका। ये उनका फैसला करेगी, ये हल करेगी। अब चौथा विशेषता जो है, फोर्थ हमारी जो है की फीचर या स्पेशलिटी है फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट्स क्या है भाई? फंडामेंटल राइट्स का मतलब है मूलभूत अधिकार। कुछ अधिकार ऐसे हैं कि जिनके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन वो अधिकार जिनके बिना आम आदमी का काम नहीं चलेगा, सिटीजन का काम नहीं चलेगा, ऐसे अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास होते हैं 6 राइट्स। राइट्स टू इक्वलिटी, सबसे पहली बात है राइट्स टू इक्वलिटी, यानी कि बराबर का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है कि हम जो है कोई भी काम करेंगे, सपोज दैट आप एक तरह से समझिए जैसे वोट डालने वाली अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो हम वहाँ पर वोट डालने के, चाहे हम गरीब हैं आप अमीर हैं, हमको भी अधिकार मिलेगा, वहाँ आपको भी मिलेगा। उसी लाइन में आप खड़े हैं, उसी में हम खड़े हैं। कहीं आप बाजार में सब्जी लेने खरीदने जा रहे हैं, आलू खरीद रहे हैं, 10 रुपये किलो हैं, वो मुझे भी 10 रुपये किलो हैं और आपके लिए भी 10 रुपये किलो हैं। तो इस तरह से ये राइट टू इक्वलिटी हो गया। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ये कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में बहुत सारी चीजें आती हैं।
हमें कौन सी भाषा बोलना पसंद है, हम कहाँ रहना चाहते हैं, हम क्या चीज़ खाना चाहते हैं, हमारे शौक़ क्या हैं। बस दूसरे को इनसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर इनसे प्रॉब्लम हुई तो फिर समझिए फिर आपकी स्वतंत्रता वहाँ पर काम नहीं करेगी। तो स्वतंत्रता के अधिकार में पहले एक कहानी आती थी, क्लास में इंटर में थी, शायद यूपी बोर्ड में 10th में थी। उसमें था कि एक छड़ी घुमाते हुए जा रहे थे टहलने के लिए और उनके पीछे एक और चल रहे थे। जब उन्होंने ये कहा कि भाई साहब आप छड़ी मत घुमाइए, मेरे लग जाएगी ये, तो वो बोलते हैं भाई ये स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं तो घुमाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, आप घुमाइए, लेकिन जहाँ से ये मेरी नाक शुरू होती है ना, यहाँ आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। कहने का मतलब अगर मेरी नाक पे छड़ी लगी फिर मैं तुम्हें बताऊंगा स्वतंत्रता कहाँ तक है। तो कहने का मतलब ये है राइट टू फ्रीडम हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं भी देश के किसी कोने में रह सकते हैं, देश के किसी कोने में जॉब कर सकते हैं, हमारी मर्जी है हम किस तरह के कपड़े पहने, बस किसी दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार। मान लीजिए सपोज दैट कानून बना दिया, लेकिन कानून बनाने से ही काम नहीं चल रहा। अब मान लीजिए मुझे जो है थाने में मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है कोई काम के लिए, तो ये हम यहाँ पर राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, हम वहाँ शोषण नहीं होने देंगे। कहीं नल लगा हुआ है, सरकारी हैंडपंप है और किसी व्यक्ति से किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति से कहा जा रहा है भाई आप यहाँ पे पानी नहीं पी सकते, तो वो जाकर कोर्ट में खड़ा हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता प्रदान की गई है यहाँ पर। हालांकि देश का कोई भी विशेष धर्म नहीं है, लेकिन आप जिस धर्म को मानना चाहें वो आपकी स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार काम करें, लेकिन उससे दूसरे की फीलिंग्स को परेशानी ना हो। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये क्या है? संस्कृति जो भी हमारी है, जैसी भी हम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। हमारे देश के कानून ने ये स्वतंत्रता दी है कि कहाँ से हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, कौन सी हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, ये हम इसके लिए स्वतंत्र हैं। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार क्या है कि कानून तो बने हुए हैं, लेकिन उनका पालन राज्य सरकार के द्वारा नहीं हो रहा, पुलिस थाने के द्वारा नहीं हो रहा, तो हम उसमें जो है अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारी और लास्ट जो है इसकी की फीचर है सेक्युलरिज्म। SECULARISM। इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता ये है, यहाँ पर कोई भी धर्म हो अपने हिसाब से वो काम कर सकता है, अपने जो है भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, लेकिन किसी अगर बात करें कि यहाँ पर किसी एक धर्म जिसको सरकार विशेष प्रावधान दे रही है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश के लिए हर धर्म बराबर है। तो ये रहा आज का टॉपिक। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने मेजर पॉइंट्स से बताने की कोशिश की। कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट्स रह जा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर
उस पॉइंट को, उस चीज़ को पूछने के लिए राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ को अच्छे से आपको समझा पाऊँ। थैंक्स, धन्यवाद।